दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली स्टडी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं PT365। आप सभी लोग जानते हैं PT365 के बारे में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये। और बेसिकली जो है ये महत्वपूर्ण मानी जाती है यूपीएससी आईएएस की जो तैयारी करते हैं उसके लिए PT365 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मटेरियल है। विजन आईएएस जो है इसके द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। ठीक है, और ये वाली जो हमारी सीरीज है इसमें हम पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक जो है पॉलिटी और इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स ठीक है, इन तीन की जो है PT365 आ चुकी है। आप जाके इसको डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं, वरना आप मार्केट से जाके खरीद सकते हैं इसको। और आप हमारे लेक्चर्स के थ्रू भी इसको सुन सकते हैं। आपको बेसिकली सुनने पे ज़्यादा ध्यान देना है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम जो है थोड़ा सा अपना एक जो हमारा प्लान रहने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, ये पॉलिटी की जो आपकी PT365 है ना, इसमें लगभग 8 चैप्टर दिए हैं। ठीक, 8 चैप्टर, जैसे ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, इस तरीके से 8 चैप्टर हैं। इन सब के अंदर जो है सब टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स। इन 8 चैप्टर्स के अंदर सब टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर एक एक चैप्टर करके डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट चैप्टर जितना जो भी है उसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सेकंड चैप्टर को कवर करेंगे। तो इसी तरीके से ही हमारे पढ़ने का प्लान रहने वाला है। आप भी पढ़े ना, तो इसको ऐसे ही पढ़िए, ठीक है, जिससे कि चीज़ें हमारी जो है एकदम कंसाइज वे में हमारे माइंड में सेव हो जाए। ठीक, संविधान से जुड़े मुद्दे हमारा पहला जो चैप्टर कह सकते हैं आप, ठीक है, या टॉपिक कह लीजिए, इसमें है संविधान से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले एक साल में जो भी संविधान से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब की कवरेज आपको जो है इस वाले टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स में मिलेगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण टॉपिक। एक है आपका आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण, यानी कि EWS कोटा। आप लोगों ने बहुत नाम सुना है इसका, इसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो होगा वो होगा OBS, जो है OBC सब कैटेगराइजेशन। ठीक, जो OBC आपका बैकवर्ड क्लास होता है उसका सब कैटेगराइजेशन करना है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बस इन दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम जो है ना ये सारे टॉपिक्स जितने भी हैं ये, ठीक, इन सबको हम कवर कर लेंगे। एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, जिससे कि आपको जो है ज़्यादा भटकना ना पड़े इधर उधर। आज की इस वीडियो में बस ये दो वाले टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए लग रहे हैं आज, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है। ठीक, तो ये आपके लिए एक डेमो लेक्चर है एक तरीके से, जिससे कि आप हमारे इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण EWS के बारे में। ठीक है, एक देखिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। जैसे भी आप जो है इसको PT365 को जैसे आप कवर कर लेंगे ना, फिर आपको क्या करना है, इसका टेस्ट देना है। ठीक, टेस्ट कैसे देंगे, तो देखिए PT365 आप खरीदेंगे या आप जब इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिए ये एक बार कोड दे रखा है हमारे लिए। इस बार कोड को आप जाएंगे अपने फ़ोन से, मोबाइल जो भी है आपका, फ़ोन है, टैबलेट है, जो भी है, आप उससे क्या करिए, इसको स्कैन कर लीजिए। ठीक है, स्कैन करने के बाद आप जो है सीधे विजन आईएएस की सीरीज़ पे उससे पहुंच जाएंगे। वेबसाइट पे ओपन प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक, वहाँ पर जाके आप जो है PT365 जिस सब्जेक्ट का आप स्कैन करेंगे वहाँ पर जाके इसका टेस्ट दे सकते हैं। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। इसको जो है आप इसको कवर करने के बाद यहाँ पर जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा, पहला आता है टॉपिक आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण, EWS कोटा के बारे में। देखिए, ये न्यूज़ में क्यों था, सुप्रीम कोर्ट ने जो है, संविधान पीठ ने जो है 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है। यानी कि कहा है कि जो 103वां संविधान संशोधन किया गया था वो वैध है। ठीक, अब बात करते हैं ये है क्या। देखिए,
103वां संविधान संशोधन क्यों किया गया था? तो ईडब्ल्यूएस के लिए किया गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए, जिसमें आपको 10% आरक्षण मिलेगा। इसके लिए क्या हुआ था, एक सिन्हो आयोग बनाया गया था जिसने जो है इसके सिफारिश की थी कि इतना आरक्षण होना चाहिए। 103 में जो संविधान संशोधन है उसमें कुछ पॉइंट्स दिए, देखिए। नंबर 1, ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है ओबीसी और एससी और एसटी में जो वर्ग शामिल हैं उनके लिए नहीं होगा, ठीक, उनके लिए ये आरक्षण नहीं होगा। ऐसे वर्गों को यह आरक्षण प्रदान करने के लिए 103 संविधान संशोधन 2019 के द्वारा केवल अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया था। जो देखिए ओबीसी और एससी को तो हमें जो है आरक्षण पहले से मिल रहा है ना, इनके लिए तो रिजर्वेशन की व्यवस्था पहले से की गई है हमारे संविधान में। बाकी जो क्लास बचा आपका, जनरल क्लास बचा, ठीक है, तो इसके लिए तो कोई आरक्षण था नहीं। तो एक सिन्हो आयोग बनाया गया था, 10% आरक्षण की बात करता है। सिन्हो आयोग जो है आपको याद रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2 नए आर्टिकल जोड़े गए थे, नंबर 1 15(6) और 16(6), ठीक, ये 2 आर्टिकल जोड़े गए थे। क्या है इनके बारे में देखते हैं, चलिए। आर्टिकल 15(6), देखिए, यह अनुच्छेद 15(4) और 15(5) में पहले से उल्लिखित समुदायों या वर्गों के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सरकार को सक्षम बनाता है। समझते हैं, देखिए आर्टिकल जो आपका 15(4) है और 15(5) है, ठीक, इसमें जो वर्ग शामिल है आपका कौन सा, एससी, एसटी या ओबीसी, जो भी वर्ग है, इनके लिए आरक्षण तो पहले से ही मिल चुका है। तो अब जो नया जो वर्ग जो शामिल किया गया है तो उसके लिए हमने नया आर्टिकल जोड़ दिया 15(6), उसी सीरीज में देखिए 4, 5, 6, ठीक है। अनुच्छेद जो 15(4) और 15(5) है वो सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों जनजातियों से संबंधित है। देखिए वही बात है यहाँ पर, ठीक। 16(6) की बात करते हैं, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। देखिए 16(6), देखिए इससे 16(6) को पढ़ने से पहले 16(4) जानना पड़ेगा। तो 16(4) में उल्लिखित समुदायों वर्गों के अलावा 16(4) पहली बात तो है क्या, देखिए उन पिछड़े वर्गों वही वाले एससी एसटी वाले वर्ग से आरक्षण से संबंधित है जिनका राज्य की नज़र में सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनसे संबंधित है। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि 16(4) 16(5) ये वाले इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये बात इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए जो है संविधान में 103वां संविधान संशोधन किया गया था, एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था सिन्हो आयोग, ओके, सिन्हो आयोग बनाया गया था और 2 नए आर्टिकल जोड़े गए थे 15(6) और 16(6). ये 3 बातें अभी तक हमें जो है इतने सारी जो टॉपिक्स जो हमने अभी पढ़ा है उसमें आपको याद रखनी है, ठीक। देखिए अब आगे बात करते हैं हम, जो ईडब्ल्यूएस है वो किसे मिलेगा, यानी कि ये वाला आरक्षण है वो किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा, यानी कि इसको प्राप्त करने के लिए जो शर्तें हैं वो क्या होनी चाहिए। तो आपकी वार्षिक आय जो है 8 लाख रुपए से अगर कम है तो आप जो है ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा ले सकते हैं। आपको 10% आरक्षण मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में या फिर किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश करने के लिए आपको 10% आरक्षण मिल जाएगा अगर आपके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, ठीक। आपको याद रखना है कि इसमें जनरल कैटेगरी के लोग शामिल हैं, एससी और एसटी और ओबीसी, इनके लिए इस अलग से प्रावधान है, ओके। अब ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण किसे नहीं मिलेगा, मतलब किन लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। आप भले ही जनरल कैटेगरी में आते हैं लेकिन अगर आपको शामिल नहीं किया जाएगा तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आरक्षण 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वीक इकोनॉमिकली जो आर्थिक रूप से वीक हैं उनके लिए दिया जाएगा। अगर आप आर्थिक रूप से वीक नहीं है तो आपको क्यों दिया जाएगा भाई साहब। तो देखिए जिनके पास 5 एकड़ कृषि भूमि है, अगर आप किसान हैं और आपके पास 5 एकड़ भूमि है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। या सेकंड पॉइंट आ जाता है 1000 वर्ग फुट का एक आवासीय फ्लैट है, यानी कि आपके पास में फ्लैट है 1000 स्क्वायर फुट का, ठीक है, तो आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं करेंगे और अगर आपने फर्जीवाड़े से बनवा भी लिया तो फंस सकते हैं आप आगे चल के,
नंबर 3 आता है, जिनके पास अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज का या उससे अधिक या अन्य किसी क्षेत्र में 200 गज का फ्लैट है। देखिए, अगर आप जहाँ शहर में रहते हैं और आपका इलाका जो है नगर निगम में आता है और आपके पास 100 गज का घर है, ठीक है, या उससे ज़्यादा का घर है, तो आपको ईडब्ल्यूएस नहीं मिलेगा। उसी तरीके से अगर अगर आपका इलाका नगर निगम में नहीं भी आता है, तब भी आपका जो है अगर फ्लैट 200 गज है या उससे ज़्यादा है, तो आपको जो है ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पर। ओके, तो ये जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक केस हुआ था इंदिरा साहनी बाद, ये 1992 में हुआ था, जिसमें जो है आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा, इसकी बात कही गई थी। तो हमारे लिए जितना भी इम्पोर्टेंट था इस बारे टॉपिक्स में, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। एक बार इसको संक्षिप्त रूप से यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, कौन सा 103वां संविधान संशोधन किया गया, इसके लिए लिख देते हैं सीए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, 2 नए आर्टिकल जोड़े गए थे, 15(6) और 16(6). ओके, उसके बाद में इसके लिए जो आयोग बनाया गया था उसका नाम था सिन्हो आयोग। सिन्हो आयोग। ठीक, कौन कौन शामिल नहीं होगा इसमें? तो पहला तो शर्त यही है कि आपके पास 5 एकड़ की अगर ज़मीन है तो आपको शामिल नहीं किया जाएगा। 1000 स्क्वायर फुट का आवासीय फ्लैट है तो आपको शामिल नहीं किया जाएगा। या आपके पास नगर निगम में या फिर किसी अन्य इलाके में 100 या 200 गज का फ्लैट है, ठीक है, या घर है, तो आपको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। शामिल किसको किया जाएगा? जिसकी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, तो वो व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। कितने परसेंट आरक्षण की बात की गई है? तो 10% आरक्षण की बात की गई है। इतने पॉइंट ही आपके लिए जो है इसमें इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बनना होगा, यहीं से बन जाएगा। आयोग पूछ सकता है आपसे, ठीक है, आर्टिकल्स ये पूछ सकता है, और ये एक कौन सा संविधान संशोधन किया गया था ये पूछ सकता है, ठीक है। ये किसी और एग्जाम में भी आपसे पूछ सकता है, या फिर शर्तें दे देगा आपके लिए कि इन निम्नलिखित शर्तें उनमें से कौन सी शर्त शामिल है या कौन सी नहीं है। तो इस तरीके से आपके लिए क्वेश्चंस बना देगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास है। इसका उपवर्गीकरण करने के लिए, सब कैटेगराइजेशन करने के लिए, यानी कि देखिए, एक तो ओबीसी पूरा हो गया, ठीक, एक वर्ग हो गया। अब इसमें भी जो है हमने लोगों को क्या करा, बांट दिया। कोई बहुत ज़्यादा गरीब होगा, ओबीसी में भी ऐसा थोड़ी ना कि सारे लोग गरीब हैं, सबको आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये एक बढ़िया चीज़ मानी जा रही है मेरे हिसाब से। तो देखिए, चलिए बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है जस्टिस रोहिणी आयोग के कार्यकाल को फिर से बढ़ा दिया गया है। 14वीं बार विस्तार किया गया है। इनके जो रोहिणी आयोग था उसका 14वां विस्तार किया गया है। अब इसको जो अपनी रिपोर्ट देनी है वो 31 जुलाई 2023 को पेश करनी है। ठीक, इतना टाइम इसको दे दिया गया है। ओके, इस आयोग का गठन क्यों किया गया था? तो ओबीसी के उप वर्गीकरण से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनकी जांच करने के लिए इस आयोग को बनाया गया था। अब थोड़े से इसकी बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं जो हमें दे रखा है पीटी 365 में। देखिए, 1953 में एक प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो है गठित होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं काका कालेलकर। ओके, 1979 में जो है सेकंड जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनता है, बीपी मंडल, जिसकी अध्यक्षता करते हैं। 1992 में जो है अनुच्छेद 16(4) के तहत जो ओबीसी के लिए 27% आरक्षण, अभी हम ऊपर इसकी बात कर चुके हैं, ठीक है, 27% आरक्षण मिल जाता है। 1992 में ही इंदिरा साहनी जो केस होता है, ऊपर हमने अभी इसको डिस्कस किया था, उसमें जो है क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू हो चुकी थी। देखिए, क्रीमी लेयर का जो है कॉन्सेप्ट आपके लिए यहाँ पर दे रखा है। ये इसको इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया क्योंकि इसको नीचे भी हमें पढ़ना था। देखिए, ऐसे परिवार जिसकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है, उससे अधिक 8 लाख रुपए इससे अधिक है, तो वो आरक्षण हेतु पात्र नहीं होगा। क्रीमी लेयर का देख, क्रीमी लेयर शब्द जो है पहली बार प्रयोग में आया था 1971 में। सतनाथ आयोग ने इस शब्द को दिया था। तो क्रीमी लेयर अगर आपसे शब्द पूछा जाए किस आयोग ने दिया था, तो सतनाथ आयोग ने इस शब्द को दिया था। ठीक है, वही 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा। पदोन्नति यानी कि जो है पदोन्नति में आपके लिए कोई भी आरक्षण नहीं होगा। ओके, तो क्रीमी लेयर का कुछ कॉन्सेप्ट को जो लागू किया गया था 1992 में, शब्द आ गया था 1972 में ही। ये बैकग्राउंड की बात हो गई ओबीसी आरक्षण की।
अब बात कर लेते हैं ये जो आयोग बनाया गया था इसके बारे में। देखिए, इस आयोग का गठन 2017 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। कौन सा आयोग? रोहिणी आयोग का जो गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। अब संविधान का अनुच्छेद 340 क्या कहता है? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 340 कहता है कि राष्ट्रपति एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होगी? देखिए, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने के लिए। अगर हमें कोई वर्ग है, ठीक, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है या शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा है, उसकी स्थिति की जांच करवानी है तो एक आयोग की जरूरत पड़ेगी। उस आयोग को गठन कौन कर सकता है? उस गठन करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को। ठीक, तो ये आर्टिकल 340 आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, जो यूपीएससी होता है ना, चीज़ें करंट अफेयर में होती हैं, लेकिन ये जात के पूछता है आपका स्टैटिक वाला पोर्शन। ठीक, अब ये तो आपको पता चल गया कि ये सब चल रहा है न्यूज़ में, लेकिन आपसे पूछ सकता है वो आर्टिकल 340, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, 2015 में जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी ने जो है ओबीसी को 3 श्रेणियों में विभाजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 2015 में एनसीबीसी ने। अब ये क्या है इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे देख रही है आप, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी। देखिए, इसके लिए 102वां संविधान संशोधन किया गया था और इसको एक जो है संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया था, जिसके लिए एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 338 बी। ओके, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एनसीबी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखना है आपको। एनसीबीसी को जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत एक संवैधानिक निकाय, वही कॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें सदस्य और की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। टोटल 5 सदस्य होते हैं। ओके, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल जो होता है आयोग के सदस्यों के लिए सेवा शर्तों और कार्यकाल को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है। ये हमारा जो मंत्रालय है ये डिसाइड करता है कार्यकाल कैसा होगा, कितना होगा। जैसे कि अभी इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो जो एनसीबीसी है इसने क्या किया था, जो रोहिणी आयोग जो एनसीबीसी है इसने जो है ओबीसी को 3 भागों में विभाजित किया था, 3 श्रेणियों में बांटा गया था। क्योंकि टॉपिक तो हमारा यही है ना कि ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन करना है, वर्गीकरण करना है। तो जो एनसीबीसी है इसने ओबीसी का 3 भागों में जो है वर्गीकरण कर दिया। तो पहला भाग था ग्रुप ए, जिसको हम कहते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, एनसीबीसी जो था इसने ओबीसी का वर्गीकरण कर दिया, कैटेगराइजेशन कर दिया। वो कितने भागों में किया? तो 3 भागों में किया। कौन सा? ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, इन 3 भागों में बांटा था। ग्रुप ए जो था उसका नाम क्या होगा? एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ जिससे आप समझ जाइएगा। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ईबीसी। ठीक, उसके बाद में जो है ग्रुप बी में आ जाता है मोर बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस एमबीसी। ठीक, और ग्रुप सी जो है इसमें आ जाता है बीसी यानी कि बैकवर्ड क्लास। ठीक, तो 3 भागों में एनसीबीसी ने जो है ओबीसी को बांटा था। कौन सा? एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, एमबीसी मोर बैकवर्ड क्लासेस, बीसी यानी कि बैकवर्ड क्लासेस। ठीक, तो ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो ग्रुप ए में किसको शामिल किया जाता है? तो इसमें वे वर्ग या समुदाय शामिल होंगे जो ओबीसी के भीतर भी, जैसे कि ये हमने एक कैटेगरी मान लिया ओबीसी है। ओके, अब इसके अंदर भी तो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें लोगों के लिए, इसके अंदर भी तो जो है भेदभाव वाली नीति है। तो ओबीसी के भीतर भी सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं। इनमें आदिवासी जनजातीय, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, ओबीसी के भीतर जो सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं वो लोग इसमें शामिल होंगे। जैसे कि आदिवासी हो गई, जनजातियाँ हो गई, घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजातियाँ इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट आ जाता है मोर बैकवर्ड क्लासेस एमबीसी।
इसमें कौन कौन शामिल है? व्यावसायिक समूह शामिल हैं जो अपने पारंपरिक व्यवसायों के साथ जीवन यापन करते हैं। बीसी मतलब बैकवर्ड क्लासेस में कौन आता है? इसमें वे वर्ग आते हैं जो तुलनात्मक रूप से अधिक समर्थ या उत्पन्न होते हैं, इनको थोड़ी कम सुविधाएं दे देंगे आप तब भी चल जाएगा। एनसीपीसी के अनुसार 11 राज्यों या संघ शासित प्रदेशों ने जो है राज्य सरकार के स्वामित्व वाले संस्थानों में आरक्षण हेतु ओबीसी को उप वर्गीकृत किया है। 11 राज्य या स्टेट या जो है यूटी संघ शासित प्रदेश जो है शामिल हैं जिन्होंने जो है ओबीसी को सब कैटेगराइजेशन किया है एनसीबीसी के अनुसार। तो राज्यों के नाम हमें याद नहीं रखने हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतने सारे फैक्ट पे आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अब बात कर लेते हैं स्थानीय निकायों में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जो ओबीसी को आरक्षण दिए बिना, याद रखना दिए बिना, नगर निकाय के चुनाव की अधिसूचना तुरंत जारी करने का निर्देश दिया था। यानी कि नगर निगम के जो जो नगर निकाय है उसके जो चुनाव होने थे तो सुप्रीम कोर्ट ने, हमारा जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसने कहा आप जो उसकी सूचना जो है जल्दी से जारी कीजिए। इसके लिए आधार बनाया आर्टिकल 234U, इसके जितने भी प्रावधान है उसको आधार बनाया गया था। क्या है इसमें? तो इसमें कहा गया किसी नगर पालिका का गठन करने के लिए चुनाव इसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले करा लेना चाहिए। ठीक है, इस आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि आपको चुनाव करवा लेने चाहिए, इनकी अधिसूचना जारी की थी हाई कोर्ट ने। न्यायालय ने कहा कि जब तक कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ 2010 मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य की गई ट्रिपल टेस्ट शर्तों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक नगर निकाय चुनावों में जो है ओबीसी के लिए कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी कि 2010 में एक केस हुआ था जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था कि आपको अगर चुनावों में ओबीसी के लिए जो है आरक्षण देना है, ठीक, नगर के जो निकाय के जो चुनाव हैं उसमें आपको ओबीसी के लिए अगर आरक्षण देना है तो आपके लिए जो है ट्रिपल टेस्ट की जितनी भी शर्तें हैं उनको पूरा करना पड़ेगा, तभी आप जो है ये आरक्षण दे सकते हैं, अन्यथा आप इस आरक्षण को नहीं देंगे। ठीक, ट्रिपल टेस्ट की जितनी भी शर्तें हैं आप उनको फॉलो कर दीजिए, ले लीजिए आरक्षण, दे दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है हमारा सुप्रीम कोर्ट। कौन से केस में? तो कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ केस में ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। क्या है 3 शर्तें? जो ट्रिपल टेस्ट है इसकी शर्तें क्या हैं? पहला, स्थानीय निकाय में जो ओबीसी के जो पिछड़ेपन पर डेटा एकत्र कीजिए आप, ठीक है, इसके लिए एक आयोग का गठन कीजिए। यानी कि ओबीसी जो है उससे संबंधित जितना भी डेटा है उसको आप इकट्ठा कीजिए, इसके लिए एक आपको आयोग बनाना पड़ेगा। आयोग जो भी प्रस्ताव पेश करेगा उनका अनुपात निर्धारित किया जाएगा, उसी अनुपात पर आरक्षण का जो है निर्धारण होगा। यह सुनिश्चित करना कि आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में समग्र आरक्षित सीटों के कुल 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये भी आपको देखना है। देखिए क्या है ट्रिपल टेस्ट क्या है, आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ 1 मिनट में। देखिए पहला क्या है, राज्य क्या करेगा, डाटा कलेक्ट करने के लिए एक आयोग बनाएगा। ओके, जो आयोग है, आयोग जो भी है प्रस्ताव पेश करेगा उस जितनी भी शर्तें वर्तें देगा उनको आपको मानना पड़ेगा। ठीक, तीसरी शर्त आ जाती है कि आपको जो है 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं देना है। ये है इस ट्रिपल टेस्ट। यदि कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ये ट्रिपल टेस्ट की जो शर्तें उनको पूरा नहीं करता है तो कोई भी आरक्षण आपको जो है नहीं मिलेगा चुनावों में। भारत का संविधान स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण प्रदान करता है। राज्य सरकारों को ओबीसी के लिए आरक्षण पर निर्णय लेने की अनुमति दी गई है। ओके, तो देखिए आपको इस वाले टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है उसकी बात कर लेते हैं। पहले तो आपको जो है इसका बैकग्राउंड याद रखना है। काका कालेकर केस पूछ सकता है, या 1979 का जो बीपी मंडल की अध्यक्षता में सेकंड वर्ल्ड जो है ओबीसी आयोग बना था उसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, और आयोग का नाम पूछ सकता है, आयोग का नाम क्या था, रोहिणी आयोग। ओके, 340 अनुच्छेद इम्पोर्टेंट हो जाता है। कैटेगराइजेशन किया गया है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, और यहाँ से एक चीज़ और पूछ सकता है आपसे, वो है एनसीबीसी के बारे में। एनसीबीसी के बारे में
देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आपके लिए बताता हूँ। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित था। ओके, उसके बाद में ये 102वां संविधान संशोधन किससे हो गया? एनसीपीसी से संबंधित। फिर 103वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड हो गया? यही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। ठीक, ये तीन जो है संविधान संशोधन आपके लिए लाइन से पहले देखिए। 102 तो एनसीपीसी से हो गया, 103 ईडब्ल्यूएस से हो गया। अभी हमने ये दोनों को पढ़ चुके हैं ना, अभी यही दो तो पढ़े थे। 101 जीएसटी ये पूछ चुका है एग्जाम में, तो इनकी भी उम्मीद है आपसे कि पूछ ले, तो याद रखना है आपके लिए। ओके, तो ये एनसीपीसी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आपको याद रखना है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, इसके लिए आर्टिकल जोड़ा गया है एक 338B। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे की सीरीज को हम कल से कंटिन्यू करेंगे, और जिससे कि और सारी वीडियो जितनी भी आएंगी जिसमें हम जो है नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, और जितने भी टॉपिक्स हैं आपको एक बार बता देता हूँ ऊपर, आप एक बार जो है टॉपिक्स को देख लीजिए। तो देखिए आज की वीडियो में हमने किस किस के बारे में बात कर ली? ईडब्ल्यूएस के बारे में पढ़ लिया, ओबीसी के बारे में पढ़ लिया। अब कल वाली जो वीडियो आएगी ना, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी जो भी आएगी, तो उसमें हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। ठीक, यूसीसी, हेट स्पीच, राजद्रोह, प्रिवेंटिव डिटेंशन, जितना भी है, फ़ोन टैपिंग, भूल जाने का अधिकार, और अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ जितनी भी होंगी, इन सबको जो है नेक्स्ट वीडियो में हम निपटा देंगे। आज की वीडियो को थोड़ा सा ऊपर जानकारी भी देनी थी और एक्स्ट्रा, इसलिए जो है इसको यहीं पर रोकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो, उसमें इसको आपको निपटा देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगी तो उसमें इन सारे टॉपिक्स को हम निपटा देंगे। ये सारे जो है टॉपिक्स को जो है सीरीज वाइज चलाने का एक मेन मोटिव यही है कि आपके जो है इतना ज़्यादा बर्डन ना लगे। ठीक है, और आप चलते फिरते इनको देख लीजिए, आप सुनने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, शब्दों पर, क्योंकि जो है सुन के चीज़ें हमें याद हो जाती हैं, देखेंगे या भूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको सही से दिखाई भी नहीं देगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।